प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर दर्शन शास्त्र विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय के एक ऐसे नामी विद्वान जो कि दर्शन के प्रति जिनका विशेष अनुराग रहा है, उनकी अनेकों कृतियाँ आई हैं, जो कि परिचय के मुस्ताद नहीं हैं, प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय जी हम लोगों के समक्ष, हम विद्यार्थियों के लिए 21वीं सदी में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता के संदर्भ में अपने विचारों से हम लोगों को अभिभूत करेंगे। हम स्वागत करते हैं सर का, आएंगे और गांधी दर्शन की प्रासंगिकता पर यह लेक्चर सीरीज अनुशीलन मंडल के तरफ से प्रायोजित की जा रही है, जो कि 21वीं सदी में क्या उपादेयता हो सकती है गांधीयन फिलॉसफी की, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जीवन की सहजता के क्षेत्र में, सामाजिक उत्कर्ष के क्षेत्र में, उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। तो देरी न करते हुए इस अनुशीलन मंडल के तत्वाधान में हम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय सर को आमंत्रित करते हैं। उनके लेक्चर का जो ज्ञान रस है, ज्ञान गंगा है, उसका हम लोग उसको आत्मसात करेंगे। सर, आपका स्वागत है, आए सर। मैं हरिशंकर उपाध्याय अनुशीलन मंडल के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ल जी ने यह गांधी जी की प्रासंगिकता से संबंधित विमर्श का जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से आज के इस 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक है और पहले से अधिक प्रासंगिक है। किंतु जिन सिद्धांतों का, जिस परिवेश का, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी परिचर्चाओं की उन्होंने चर्चा किया, इसको एक लेक्चर में या एक संक्षिप्त परिचर्चा में समेटना कठिन है। इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा मैं करूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है गांधी जी के बारे में, जो प्रायः व्यंग के रूप में कही जाती थी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा लोग कहते थे, मजाक में कहते थे या व्यंग में कहते थे। उसके पीछे क्या धारणा थी? और आज गांधी अपने युग से भी कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। इस बिंदु पर एक संक्षिप्त वार्तालाप और विमर्श हम करेंगे। गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा गांधी जी को, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके बारे में अन्य लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनके किसी क्रियाकलाप को लेकर क्या कहते हैं। गांधी जी ने इसकी कभी चिंता नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। और वो कहते भी थे कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है, उसकी समस्या है। आप अपने लक्ष्य की तरफ, जिसको आप उचित समझते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर हमें अपना आचरण करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। अन्य लोग क्या सोचते हैं, उनकी समस्या है। हम लोगों की जो सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य पुरुष हैं, सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम अपनी इमेज के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, होना भी चाहिए। अपने इमेज की चिंता करते हैं, कहीं हमारे इस कर्म पर, हमारे इस क्रियाकलाप पर, हमारे इस आचरण पर लोग क्या कहेंगे। गांधी जी ने की ज़्यादा परवाह नहीं किया। वामपंथी, अल्पसंख्यक, दलित राजनीति, मुस्लिम राजनीति, हिंदू महासभा,
अनेक प्रकार के लोगों की गांधी के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं थी। कुछ लोगों ने कहा गांधी मुस्लिम परस्त हैं, कुछ लोगों ने कहा गांधी हिंदू परस्त हैं, कुछ लोगों ने कहा गांधी दलित विरोधी हैं। इन सारी अवधारणाओं से कभी विचलित नहीं हुए और अपने ढंग से काम करते रहे। अंदर से वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो, जिसमें स्ट्रांग विल पावर हो। एक संस्मरण का उल्लेख मैं करूंगा उनकी पुण्यतिथि के संदर्भ में। एक बार गांधी जी ने फ्रांस की यात्रा किया और उनके साथ महादेव देसाई और मीराबेन पेरिस गए। पेरिस में गांधी जी रोमारोला के गेस्ट थे, अतिथि थे। उस समय इतना गांधी जी का नाम था, इतनी क्रेज थी गांधी जी की कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके थे। जब वहाँ गांधी जी पहुँचे तो उनके सम्मान में वहाँ के युवक और युवतियाँ जिस होटल में रुके थे रात भर वायलिन बजाते रहे और डांस करते रहे उनके सम्मान में। इतने क्रेज थे यूरोप के लिए गांधी जी। इटली के तानाशाह, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, मुसोलिनी ने जब गांधी जी भारत से चले तो गांधी जी के अहलकारों से कहा था, अपने अहलकारों से कहा था कि मैं गांधी से मिलना चाहता हूँ, क्या विशेषता इस आदमी में है, बड़ा नाम इसका है। अच्छा, उस समय जर्मनी और इटली इंग्लैंड के खिलाफ थे, गांधी जी भी सत्याग्रह कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो भी मिलना चाहते थे। क्या है गांधी जी में खासियत? गांधी जी ने रोमारोला से कहा कि मैं हिटलर से, मुसोलिनी से मिलने जाऊंगा। तो इस पर रोमारोला ने यह कहा गांधी जी से कि हिटलर और मुसोलिनी ये दोनों ही डिक्टेटर हैं और इनसे मिलने से आपकी बदनामी होगी। गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ, साक्षात्कार करना चाहता हूँ तानाशाह कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। क्यों गांधी जी का ये सिद्धांत था, दर्शन था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। इसलिए उन्होंने कहा तानाशाही से घृणा करो, तानाशाह से नहीं। क्योंकि तानाशाही में और तानाशाह में, बुराई में और बुरे व्यक्ति में अंतर होता है। जो बुरा व्यक्ति है हमेशा उसका आचरण बुरा हो जरूरी नहीं है। गांधी जी मुसोलिनी से मिलने गए, उनके साथ महादेव देसाई और मीराबेन भी गईं। जिस चैम्बर में मुसोलिनी बैठे थे वहाँ पर केवल 2 कुर्सियाँ रखी गई। एक पर मुसोलिनी बैठे थे और दूसरी कुर्सी गांधी जी के लिए रखी गई थी। गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो मुसोलिनी ने उनके बैठने के लिए फरमाया। गांधी जी ने वहाँ मजबूरी गांधी जी की ये थी कि एक कुर्सी थी, 3 लोग बैठने वाले थे। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले मीराबेन से कहा कि लेडीज़ फर्स्ट, आप बैठ जाइए। मीराबेन ने कहा नहीं, महादेव देसाई के लिए ऑफर किया, आप बैठ जाइए। लेकिन कोई नहीं बैठा, ना गांधी जी बैठे, ना मीराबेन बैठी और ना महादेव देसाई बैठे। मुसोलिनी ने 3 बार गांधी जी से कहा कि आप बैठ जाइए। गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा कि नहीं, अपने दोनों सहयोगियों से कहा, कभी मीराबेन से कहा बैठ जाइए, कभी महादेव देसाई से कहा बैठ जाइए, और कोई नहीं बैठा। मुसोलिनी को मजबूर होकर के 2 कुर्सी और मंगानी पड़ी, क्यों गांधी जी को इनवाइट किया था। तो कितना भी तानाशाह हो, इतना शिष्टाचार के पालन तो करने के लिए मजबूर होना पड़ा उसे। मैंने इस संस्मरण को लेकर किया कि गांधी जी की मजबूरी ये थी कि केवल 2 कुर्सियां थीं, एक पर मुसोलिनी विराजमान थे और दूसरे पर गांधी जी को ऑफर दिया गया। लेकिन गांधी जी की मजबूती क्या थी? मजबूरी तो थी कि 2 ही कुर्सियां थीं, लेकिन मजबूती थी, स्ट्रांग विल पावर गांधी जी की थी। अपने शिष्ट आचरण से, अपने अहिंसात्मक व्यवहार से, अपने शिष्टाचार से, भारत की जो हमारी परंपरा रही है उसके प्रभाव से
उन्होंने मुसोलिनी जैसे तानाशाह को अपने विचारों में, अपने आर्डर में, अपने अनुशासन में परिमार्जन करने के लिए विवश कर दिया और मुसोलिनी को 2 कुर्सियां और मंगानी पड़ी। तो जब 3 कुर्सियां हो गई तभी तीनों लोग बैठे। मैंने इस संस्मरण को उल्लेख केवल इसलिए किया कि गांधी किसी मजबूरी का नाम नहीं, ये स्ट्रांग विल पावर गांधी में थी और इसी स्ट्रांग विल पावर के कारण गांधी जी ने कभी अन्याय से, असत्य से समझौता नहीं किया। ये संस्मरण मैंने केवल इसलिए सुनाया कि गांधी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं पाली जाती हैं। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती के नाम महात्मा गांधी, मैन ऑफ स्ट्रांग विल पावर। उनकी पुण्यतिथि पर यह स्मरण करना मुझे अच्छा लगा। और प्रासंगिकता के संदर्भ में जो बात आई है, तो आज हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 7 ऐसे बिंदु हैं जिसको गांधी जी ने उठाया था और आज के युग में अगर इन 7 बिंदुओं का हम पालन करें, 7 बातों का, 7 चीज़ों से, 7 बुराइयों से दूर रहें, तो शायद हमारे राजनीति की, समाज की, धर्म की, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हल हो सकती हैं। गांधी जी का सबसे बड़ा बल जो था वो अध्यात्म था, नैतिक बल था, आध्यात्मिक बल था, आत्मसंयम का बल था। जय और गीता से बहुत प्रभावित थे गांधी जी। जय और पराजय, हार और जीत दोनों को समान रूप से देखते थे। उन्होंने कहा था कि सत्याग्रही के लिए हार और जीत बहुत मायने नहीं रखती है। सत्य के लिए लड़ना, सत्य के लिए आग्रह करना, न किसी को पराजित करना है और न किसी को अपमानित करना है। न किसी से जीत है, न किसी से हार है। जीत केवल है कि आत्मसंयम है, आत्म अनुशासन है। उन्होंने जो प्रासंगिकता की बात आ रही है, 7 ऐसी बुराइयां हैं जिसको गांधी जी 7 महापाप कहते थे। 7 डेडली सिंस, 7 ऐसे महापाप हैं, अगर उनसे हम दूर रहें तो हमारे निजी जीवन की, समाज की, राष्ट्र की और विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हम संक्षेप में इन्हीं 7 बुराइयों से बचने का आह्वान करते हैं और इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हमें यथासंभव इन 7 महापापों से बचना चाहिए। यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नंबर 1, गांधी जी ने जो कहा था, नैतिकता से रहित वाणिज्य या व्यापार, कॉमर्स और बिजनेस विदाउट इथिक्स इज ए डेडली सिन। नैतिक आचरण से रहित, नैतिक मूल्यों से रहित लाभार्जन व्यापार महापाप है। आज हमारे देश की और संपूर्ण विश्व की यही समस्या है कि लोग यथोचित लाभ के स्थान पर कई गुना लाभ लेना चाह रहे हैं। वो लाभार्जन का, धनोपार्जन का शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। लाभार्जन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कितना मिलना चाहिए? 20%, 15% या जो भी मिलना चाहिए, उतना लाभ लेना नैतिक है, ठीक है, लेकिन हो रहा है कि लोगों का शोषण करके कई गुना लाभ लेना चाह रहे हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं और कई गुना लाभ ले रहे हैं, तो अपने कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करके ले रहे हैं, उनके हक को मार करके ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर हमारे बिजनेसमैन, उद्योगपति, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि यथोचित लाभ ले, नैतिक मूल्यों के अनुशासन में धनोपार्जन करें, तो हमारे देश की नहीं, दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। यही हाल विश्व का है। बड़े राष्ट्र, विकसित राष्ट्र,
विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रही हैं। ऊंचे दर पर हमको कर्ज देते हैं विकासशील देशों को, और कर्ज अदा करने में ही हमारी विदेशी मुद्रा का भंडारण खत्म हो जाता है। ये बहुत सी बातें हैं जिसको हमारे अर्थशास्त्री बेहतर जानते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश की भी समस्या है, समाज की भी है, और पूरी दुनिया की समस्या है नैतिकता से रहित व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज। अगर नैतिकता से रहित गांधी जी की इसी एक बात मान लें तो अर्थव्यवस्था की कई समस्याएं हल हो सकती हैं, शोषण मुक्त समाज की रचना हो सकती है। दूसरी चीज, विवेक शून्य सुख महापाप है। केवल मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि सुख की तरफ हम आकर्षित होते हैं। सुख की तरफ आकर्षित होना स्वभाव है, कोई बुरी बात नहीं। सुख आनंद होना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? आपको किसी चीज के भोजन से सुख मिल रहा है तो उतना ही लीजिए जितना आपके लिए उपयोगी हो, हानिकारक न हो। विवेक शून्य सुख, मान लीजिए आप डायबिटिक के मरीज हैं और मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो हानिकारक होगी। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फैट का सेवन करेंगे, घी का सेवन करेंगे, तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर, चिकित्सक सब अच्छी तरह जानते हैं, इट विल वेरी डेंजरस फॉर यू। यही बात है, जो सुख आपका है, चाहे किसी प्रकार का सुख हो, विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह सैडिस्टिक प्लेजर नहीं होना चाहिए। दूसरों को प्रताड़ित करके सुखी होना महापाप है, अविवेकपूर्ण है। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है सैडिस्टिक प्लेजर का, उसका भी समाधान यही है। इससे क्या मिल रहा है आपको? ये कोई सुख नहीं है, और सुख है भी तो सैडिस्टिक प्लेजर है, अनवाइज प्लेजर है। इसलिए विवेक शून्य सुख ठीक नहीं है। आपकी इंट्यूशन, इनर कॉन्सेंस क्या कहती है? सुख सदैव एक सीमा में, एक मर्यादा में होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चरित्र रहित ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। कबीर दास का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। केवल लर्नेड मैन होना, सारे शास्त्रों का, सारी ग्रंथों का, ला की सारी पुस्तकों का, धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेना महानता का प्रतीक नहीं होता है। हमारे पुराणों में, माइथोलॉजी में, रामायण में आख्यान है, रावण तो महापंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ? आज कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है, कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? वो तो पुलिस के खानदान में पैदा हुई थी। यही कारण था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। उनको विद्वता थी लेकिन चरित्र ठीक नहीं था, आचरण ठीक नहीं था। तो अगर नॉलेज हमारे आचरण में रिफ्लेक्ट ना हो, ज्ञान के अनुसार आचरण न हो, तो ज्ञान निर्मूल्य हो जाता है। ग्रीक का प्रसिद्ध विचारक दार्शनिक सुकरात कहता है, नॉलेज इज वर्चू, वर्चू इज नॉलेज। जिस व्यक्ति को धर्म का, सद्गुण का, आचरण का, चरित्र का बोध नहीं है, उस चरित्र का आचरण कैसे करेगा? आज हमारी शिक्षा नीति में मूल्यपरक शिक्षा की बात खूब हो रही है। मूल्यपरक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन यह शिक्षा नीति में लिख देने से मूल्यपरक शिक्षा नहीं आएगी। मूल्यपरक शिक्षा क्या है? सदाचारी मनुष्य कैसे बन सकता है, सदाचार का मानक क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। सदाचारी वही हो सकता है जो जानता हो सदाचार क्या है, गुड कैरेक्टर क्या है, कोई मानक है।
उसका एक नियामक विज्ञान है फिलॉसफी, इथिक्स, लॉजिक। जब तक इन विधाओं का अध्ययन नहीं होगा तब तक मूल्यपरक शिक्षा नहीं होगी। नॉलेज बिना कैरेक्टर का अगर होगा, अगर अच्छे चरित्र के लोग, ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ज्ञानी बहुत लोग हैं लेकिन चरित्र ठीक नहीं है। आप देखिए भ्रष्टाचार में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो कौन लोग हैं? वो कोई लेमैन नहीं है, वो कोई गांव का गरीब किसान नहीं है, वो कोई मजदूर नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनेता। क्या ये पढ़े लिखे नहीं हैं? महाभारत में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके महाराज धृतराष्ट्र की सभा में गए और हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, दुर्योधन से उन्होंने कहा कि आपको अगर हस्तिनापुर से बहुत अधिक मोह है तो 5 गांव दे दीजिए पांडवों को। तो उन्होंने कहा सूच्याग्रम दास्याम युद्धेन बिना केशव। श्री कृष्ण ने कहा तो धर्म विरुद्ध है। उनका जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम धर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है। तो जानते तो थे वो लेकिन आचरण नहीं करते थे। दुर्योधन को भी ज्ञान था कि वो बेईमानी कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को भी ज्ञान था वो बेईमानी कर रहे हैं, और रावण को भी एक ज्ञान था तो जो कर रहे हैं आचरण ठीक नहीं है। लेकिन उनका चरित्र जो था वो ठीक नहीं था। ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेडली सिन, गांधी जी ने कहा। इसलिए चरित्र से रहित, सच्चरित्र से रहित, अच्छे आचरण से रहित ज्ञान निर्मूल्य होता है। चौथी चीज, मानवता से रहित विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। विगत 100 वर्षों से आज हम काफी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, क्रांति हुई है। यूरोप और अमेरिका में क्या घटित हो रहा है विद इन मिनट्स हमें सूचना मिल जाती है। किंतु हमारा जो हृदय पक्ष है, मूल्य पक्ष है, करुणा, प्रेम, क्षमा, दया, इसका निरंतर ह्रास होता जा रहा है। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? कुछ लोग अरबों में हैं, अरबपति हैं, हजारों करोड़ों के मालिक हैं, और कुछ लोग खाने बिना मर रहे हैं। अनेक राष्ट्रों की समस्याएं बहुत जटिल हैं, अनेक राष्ट्र बहुत संपन्न हैं। यदि सोच लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ करुणा, क्षमा, दया, यानी विज्ञान की उपलब्धियों को मानवता कल्याण के लिए लगाया जाए तो न केवल हमारे देश की, विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेडली सिन। अगर विज्ञान मानव मूल्यों पर आधारित नहीं रहा, दया पर आधारित नहीं रहा, करुणा पर आधारित नहीं रहा, विवेक पर आधारित रहा, अगर विज्ञान कोई फिलॉसफी न हो, ऐसा विज्ञान जिसके कोई दर्शन न हो, तो महापाप है। क्या करेगा? समाज में विध्वंस पैदा करेगा। एटम बम, हाइड्रोजन बनाकर पूरी मानवता को मार डालेंगे आप, पूरी संस्कृत और सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेडली सिन। और सबसे रेलिवेंट प्रॉब्लम खासतौर से हमारे देश के लिए जो आज है वह पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों से विहीन राजनीति। हमारे देश की, हम विश्व की समस्याओं के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज हमारी राजनीति, हमारे देश की राजनीति निरंतर सिद्धांत विहीनता की ओर जा रही है। सत्ता की ललक में, सत्ता के लोभ में लोगों को रातों रात आइडियोलॉजी बदलते देर नहीं लग रही है। ये शुभ लक्षण नहीं है। गांधी जी इसको महापाप कहते थे। आपके राजनीति, गांधी जी कहते हैं राजनीति एक त्याग तपोमय जीवन है। राजनीतिक जीवन तपोमय जीवन है। और कहते थे ये सत्य की उपासना ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में ले आई। हम किसी भी राजनीतिक दल के मूल विचार को लें तो बहुत खराब नहीं होता है। विचारधाराएं उतनी बुरी नहीं है, उसके संचालन करने वाले लोग बुरे हैं। एक बार समाजवादी छात्रों का एक संगठन गांधी जी से मिलने गया, सोशलिस्ट फोरम का।
और उस फोरम में जो विद्यार्थी थे बड़े अच्छे परिवार के थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हम लोग समाजवादी हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि समाजवाद को अपनाना ठीक है कि नहीं। गांधी जी मौन थे उस दिन। उन्होंने लिखकर पूछा कि ठीक है, आपके परिवार में कितने ऐसे लोग, आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ कोई नौकर नहीं है, जो अपने घर का सफाई का कार्य कर लेता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई सर्वेंट नहीं रखा गया है? उनमें से सब ने कहा कम से कम एक नौकर सबके यहाँ है। तो उन्होंने कहा तो किस बात का समाजवाद, जब आपके घर में एक आदमी को गुलाम बना करके आप वो शारीरिक श्रम जो आपको करना चाहिए उससे ले रहे हैं, ये कौन सा समाजवाद है? तो समाजवाद उन्होंने कहा बुरा नहीं, आप चाहे जो विचार, सारी विचारधाराओं को पढ़, सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी विचारधाराओं को आप पढ़िए। उन्होंने कहा जितनी विचारधाराएं। इन्हें गांधी जी का सुझाव था जो विश्वविद्यालय हैं और सारी विचारधाराओं के केंद्र होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को और शिक्षण संस्थानों को क्लोज सर्किट के रूप में नहीं देखना चाहिए कि समाजवादी हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के हैं, ये भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान सारी विचारधाराओं के पुष्पित, पल्लवित और विकसित होने के लिए होते हैं। ऑल द आइडियोलॉजीज शुड फ्लोरिश इन द यूनिवर्सिटीज। और विश्वविद्यालय किस लिए? क्लोज सर्किट, कूप मंडूप मत बनाइए यूनिवर्सिटीज को। हर एक विचारधारा वहां होनी चाहिए, ईमानदारी से अमल होना चाहिए। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स नहीं होनी चाहिए। पावर में आ गए तो राजनीति बदल दिया। ऐसे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे अनेक नेता हैं, ऐसे लोग जो रातों रात सरकार पार्टी बदल देते हैं मंत्री बनने के लिए, टिकट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। और देश क्या, सबसे बड़ी चीज, देश का संचालन राजनीति के हाथ में है और राजनीति के लिए ठीक नहीं है अपॉर्चुनिज्म। हमें नहीं, सबके लिए। कुछ नेता आज भी हैं जो अपने मूल्यों के प्रति, अपने विचारों पर कमिटेड है, चाहे विचारधारा क्यों, उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, व्यक्तिगत ग्रज नहीं, व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए। मूल्यों की राजनीति यही है, सिद्धांतों की राजनीति यही है। हम आपकी सैद्धांतिक आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बदले की भावना से काम करना ये सिद्धांत विहीन राजनीति का मुखौटा है, सिद्धांत विहीन राजनीति का लक्षण है। राजनीति को सिद्धांत विहीन नहीं होना चाहिए। सिद्धांत विहीन राजनीति एक महापाप है। नेक्स्ट चीज, जो छठवीं चीज है, गांधी जी कहते थे कार्य के बिना धनार्जन, वेल्थ विदाउट वर्क। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये विदेशों ज़्यादा, पश्चिम ज़्यादा, हमारे देश की प्रॉब्लम है। हम लोग पैसा पूरा लेना चाहते हैं, धनार्जन पूरा लेना चाहते हैं। जैसे हम अध्यापक हैं तो हमारी सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, हम क्लास लें चाहे न लें। ये धारणा महापाप है। वर्क, या मजदूर हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, हमारे राजनेता हैं। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं। कितने राजनेता अपने क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ के किसानों के, मजदूरों के, आम नागरिकों के दुख दर्द को समझते हैं। खेतों में किसानों को पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं, उनसे कोई नाजायज पैसे की वसूली नहीं हो रही है, कोई पूछ रहा है? हमारा जो अनुभव है कि यही प्रकार टीचर्स का है। सरकारी सेक्टर में सरकार का कहना है कि सारे अधिकारियों को अपने विद्यार्थियों को, अपने लड़कों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। कितने लोग पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्लास वहाँ चल रहे हैं ठीक से। हम नहीं कह रहे सारे टीचर गलत हैं, लेकिन ऐसे अध्यापक, ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी, ऐसे राजनेता जो बिना काम किए हुए, अपने निहित कर्तव्यों को पालन किए हुए पैसा ले रहे हैं, वो महापाप है। ये गांधी जी कहते थे। वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क इज डेडली सिन। सातवीं चीज है वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। बलिदान के बिना, त्याग के बिना उपासना। अनेक धर्मों में पंडे, पुरोहित, मौलवी, पादरी पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पर धनोपार्जन कर रहे हैं। कोई त्याग नहीं है, तपों में जीवन नहीं है। मैं सबके लिए तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उपासना नहीं, ढोंग है, पाखंड है। उपासना का मतलब है त्याग, बलिदान, आप समर्पण, दान,
अपने तन मन धन से कुछ समाज के लिए त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, सोशल गुड के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये 7 समस्याएं हैं, 7 महापाप हैं, जिनसे यदि हम बचते हैं तो न केवल भारत के लिए, ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी मैसेज है। और गांधी जी के पुण्यतिथि पर या उनके किसी भी तिथि पर अगर हम ईमानदारी से इन सिद्धांतों का स्वयं पालन करें और समाज में इनका प्रचार प्रसार करें, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसकी प्रासंगिकता शाश्वत रहेगी। जब तक मानव जाति रहेगी, ये सिद्धांत प्रासंगिक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ इस श्रद्धांजलि के लिए और हमारे अनुशीलन मंडल में पधारने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस पेज से जुड़े हुए समस्त साथियों, आदरणीय प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय सर जी के द्वारा गांधी दर्शन की प्रासंगिकता 21वीं सदी में क्या है, इस पे हम लोगों ने बहुत ही सारगर्भित एवं उच्च कोटि के विचार को सुना और सबको साधुवाद देते हैं। यह गांधी एक अलग तरह की हम लोगों के आग्रह पर, जैसा कि हम जानते हैं कि आदरणीय गुरुवर की गांधी के मूल स्वर के रूप में बहुत शीघ्र ही एक ऐसा अप्रतिम ग्रंथ आने वाला है जो गांधी दर्शन को समझने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले लोगों के लिए, राजनीति के क्षेत्र में गांधीयन दर्शन का क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या महत्व है, जीवन के विविध पहलुओं के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में क्या उनका महत्व है, उनके विचारों का क्या महत्व है, इस जो गांधीयन सीरीज चलाई जा रही है अनुशीलन मंडल के द्वारा, आज के लिए मैं गुरुवर को सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपना एक अमूल्य समय दे करके हम लोगों को लाभान्वित किया है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले लेक्चर सीरीज में फिर हम सर से आग्रह करेंगे, यह लेक्चर सीरीज पूरे गांधीयन थॉट पे होगी और इसको आप लोगों को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा फेसबुक पेज के माध्यम से, अनुशीलन मंडल के माध्यम से, लाइव भी हो सकता है और ये लाइव के रूप में भी आ सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद, गुरु जी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बस ठीक है, इतना कितना देर का होगा ये? इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा 20-25 मिनट या 15-20 मिनट होगा। इससे लंबा कोई सुनना भी नहीं चाहता। हो गया अब उनको बुला दे भैया। पूरा कार्यक्रम का मिनट होगा देख- भैया, देख- अभी आ जाएगी इसमें, देख रहे हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं बंद हो गया। 33 मिनट 21 चल रहा है। बुला दीजिए सर को, भैया बुला दीजिए। आ जाइए, बंद कर दीजिए। देखिए स्टार्ट हुआ कि नहीं हो गया। देखिए एक बार स्टार्ट पे दबा दिए, देखिए उसी को क्लोज कर दीजिए। सेव हो गया कि नहीं? उसको काट दीजिए। बंद हुआ कि नहीं? हमने एक बार स्टॉप कर दिया है, देखिए चल रहा है। बंद करिए। बुला ले लेना भैया को। अरे भाई उस पर स्टॉप नहीं हुआ। ये नहीं, ये कोई एप्लीकेशन की है ना। बुला दीजिए, उनको बंद करना है। लल्लू भैया को बुला दीजिए। देखिए चल रहा है। बंद कर दो।
देखिए सर, स्टाफ पे किए हैं, बंद हुआ है कि नहीं? अभी चल रहा है क्या? चल रहा था क्या? कट जाएगा ना उससे जितना ज़्यादा गया है।